एवरीवन, डॉक्टर रेनू दिस साइड। आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड व्हाट इज द डिफरेंट कैटेगरीज of intellectual property rights. Okay, today's in the era of technology, everyone is talking about innovation, creativity के बारे में बात करते हैं सर, but it is also important to understand the concept of intellectual property rights. Intellectual property rights क्या होते हैं, how to protect your intellectual property rights from unauthorized use. आपने जो क्रिएशन की है, आपने जो आइडियाज है आपने जो डेवलप किया है कुछ भी क्रिएटिव, उसको आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी आपका जो क्रिएशन है उसका यूज ना करे। अनऑथराइज्ड यूज मींस आपके कंसेंट के बिना कोई भी उसको कॉपी ना करे, कोई भी उसको यूज ना करे, उसका बेनिफिट गेन ना कर सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन सेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, फाइन। The intellectual property rights, the term intellectual property rights refers to the creation of mind such as invention, literary and artistic work, design, symbol, name, images used in commerce. Intellectual property कुछ भी हो सकता है, एक सिंबल भी हो सकता है, कोई आपने म्यूजिक कंपोज किया है वो भी हो सकता है, कोई मशीनरी, कोई डिजाइन, कोई लोगो, कोई सिंबल, कोई प्रोसेस, कोई फॉर्मूला, ये सब के सब क्या है, क्रिएशन है एक इंडिविजुअल की माइंड की। ओके, तो ये सब के सब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। एक इंडिविजुअल ने अपना मनी, अपना टाइम, अपना रिसोर्सेज यूटिलाइज किए हैं किस चीज को, उस क्रिएशन को क्रिएट करने के लिए, उस इन्वेंशन को निकाल के लेके आने के लिए, क्रिएट करने के लिए। ओके, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, उस इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है। ओके, तो उस इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास आया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, फाइन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स that protect the creation of human intellectual. Okay, these rights grant creators, innovators exclusive right to their intellectual creation, allow them to control and benefit from their work. Benefit from their work means जो intellectual property मैंने create की है उसकी rights मुझे provide है legally by the government. Okay, और उसको मैं use कर सकता हूँ, मेरे पास ये authority है किसी सेकंड पर्सन को उसके लाइसेंस प्रोवाइड कराने के लिए, उसको फर्दर सेल करने के लिए, उसका बेनिफिट गेन करने के सारे राइट्स किसके पास है, मेरे पास है। नाउ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो मेजरली है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। वैसे देयर आर नंबर ऑफ पार्ट्स, वी विल डिस्कस दैट लेटर। ओके, बट टू मेजर है। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल इन्वेंशन। इंडस्ट्रियल इन्वेंशन मींस जिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन होता है किसी इंडस्ट्री में। ओके, जैसे ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क किसमें इंप्लीमेंट होता है, किसी इंडस्ट्री में। ओके, पेटेंट, मशीनरी का यूसेज किसमें होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। डिजाइन, प्रोडक्ट, कोई सिंबल, कोई लोगो, दीज आर द इंडस्ट्रियल इन्वेंशन। एंड सेकंड वन इज लिटरेरी इंटरेस्ट। लिटरेरी इंटरेस्ट में हम इंक्लूड करेंगे द आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क। ओके, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क में हम बुक्स, नॉवल, ओके, म्यूजिक कंपोजिशन, कोई भी ड्रामेटिक वर्क, सारा का सारा हम सेकंड पोर्शन में आपका लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क में इंक्लूड करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर हम कैटेगरी की बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो हमारे पास मेजरली थ्री कैटेगरीज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। फर्स्ट वन इज पेटेंट, सेकंड वन इज कॉपीराइट, थर्ड वन इज ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन and sixth one is geographical indications. Okay, इस लेक्चर में हम इनके बारे में ब्रीफ में डिटेल करेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे एंड फर्दर जो हमारी वीडियोस आएंगी उसमें हम एज अ चैप्टर इसको इंक्लूड करेंगे। ओके, एक्चुअली होता क्या है, वी पीपल आर नॉट अवेयर किस बारे में, कि हमें नहीं पता होता कि जो इन्वेंशन मैंने की है वो मुझे किस चीज में रजिस्टर करानी, वो पेटेंटेबल है, कॉपीराइटेबल है, वो ट्रेडमार्क के अंदर आएगी या ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर आएगी। Okay, so it is also important to understand in which category your intellectual property is fall. Okay, so आप उसी कैटेगरी में अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकते हैं। Okay, first start with patent. First intellectual property, that's main important term, that is patent. Okay, patent is an intellectual property right for a technical invention. जो भी टेक्निकल इन्वेंशन है उसके लिए हम पेटेंट
के लिए अप्लाई करते हैं. ओके, पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट granted for an invention which is a product or a process that provide a new way of doing something or offer a new technical solution to a problem. Okay, जो पेटेंट है वो किसी भी प्रोसेस का हो सकता है, किसी भी फॉर्मूले का हो सकता है, बट पेटेंट के लिए 3 मेन जो क्राइटेरिया है. किसी भी क्रिएशन को, किसी भी इन्वेंशन को 3 मेन जो क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना पड़ता है, तभी वो आपका जो क्रिएशन है, जो आपकी इन्वेंशन है, वो पेटेंटेबल होगी. फर्स्ट वन इज इट शुड बी नोवेल, सेकंड वन इज इट शुड बी नॉन ऑब्वियस, एंड थर्ड वन इज इट शुड हैव सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. ओके, फर्स्ट वन, आपने जो क्रिएशन की है, जो आपने इनोवेशन की है, वो नोवेल होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए अदर्स जो ऑलरेडी इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी है, इन्वेंटेड मशीनरीज है, इन्वेंटेड डिजाइन है, उनसे कंपैरेटिव क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. सेकंड वन इज नॉन ऑब्वियस. नॉन ऑब्वियस मींस वो जस्टिफाई उसको या उसको शो करना, समझना सिंपल नहीं होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए. एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. आपने जो इन्वेंशन की, आपने जो मशीनरी डिजाइन करी है, अगर उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, उसको कहीं भी इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो पेटेंटेबल नहीं होगा आपका. अगर वो किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा रहा है, आपकी जो इन्वेंशन, जो आपकी क्रिएशन है, उसको हम पेटेंट नहीं करा सकते. ठीक है, ओके. ये पिक्चर है, दिस पिक्चर शोन, ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ इंडस्ट्रियल इन्वेंशन जिसको फर्स्ट टाइम पेटेंट मिला था 1420 में. 1421 में इसको, ठीक है, ये होस्टिंग गियर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द मार्बल्स. ओके, 1421 में सॉरी, फ्लोरेंस में एक आर्किटेक्ट है एंड इंजीनियर फिलिपो. ओके, उनके नाम पर ये फर्स्ट जो पेटेंट है वर्ल्ड में, वो रजिस्टर्ड है. ओके, नेक्स्ट वन इज आपका आता है कॉपीराइट. व्हाट कॉपीराइट इज? ओके, कॉपीराइट बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं आपके लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क को. जब हमने पेटेंट की बात करी, पेटेंट में सारा का सारा जो इंडस्ट्रियल इन्वेंशन था, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो आपकी क्या है, पेटेंटेबल है, जो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम का क्या कर रही है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है. बट कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट इज अ लीगल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर हैव ऑन देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क. जो भी लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर लिखी हमने, लिटरेचर आर्टिस्टिक वर्क पे आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, कॉपीराइट प्रोवाइड किया जाता है. Okay, work covered by copyrights are books, music, painting, sculpture, film, computer program, database, advertisement, and maps. Okay. Next one is trademark. Okay, everyone is familiar about the term trademark. हम सब अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं लोगो, सिंबल, ब्रांड लोगो. Okay, that is the same one, trademark. Trademark. Okay, the term trademark refer to the recognizable sign, phrase, word, symbol that donate a specific product and legally differentiate it from all the other products of its kind. Okay, ट्रेडमार्क के अंदर क्या क्या आएगा? ट्रेडमार्क के अंदर कुछ भी आ सकते हैं, एक लोगो आ सकते हैं, सिंबल आ सकते हैं, डिजाइन आ सकते हैं, फ्रेज आ सकते हैं, वर्ड आ सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे के प्रोडक्ट से जो आपके कॉम्पिटिटर है. दैट इज comes under trademark. And trademark owner can be an individual, business, organization or any legal entity. जब हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस जो है, बिजनेस एंटिटी है, वो भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती है, और जो लीगल एंटिटी है वो भी क्या करती है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती है. ओके, ओके, दिस पिक्चर शोन द फेमस, ओके, वेल रिनोन्ड trademark of the company, that is Instagram, McD, okay, Apple, Nike, Coca-Cola, Starbucks, Boots, okay, BMW, Google. Okay, ये सब क्या है, ट्रेडमार्क है कंपनीज की. कंपनीज अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा रही है ताकि डिफरेंशिएट कर सके इसे अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से. ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रेड सीक्रेट्स. इट्स अ 4 कैटेगरी, 4 अंडर intellectual property, comes under intellectual property right. Trade secrets क्या होते हैं? Trade secrets are intellectual property rights on confidential information which may be sold or licensed. कोई भी
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको आप सेल कर सकते हैं, जिसका आप लाइसेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, वो आपकी आएगी ट्रेड सीक्रेट्स में. ओके, ट्रेड सीक्रेट्स आर इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट जनरली known to public and where the holders make effort to maintain in secrecy. Okay, ट्रेड सीक्रेट्स वो इंफॉर्मेशन होती है, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो जनरल पब्लिक को नहीं पता होती. ओके, और वो जो ऑनर है उस ट्रेड सीक्रेट्स का, वो क्या करता है, एफर्ट्स करता है उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, अब कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट्स नहीं हो सकती. ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर वही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आती है जिसका कोई कमर्शियल यूज है. हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी जो खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर नहीं आ सकती, उनका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं, इंडस्ट्रियल यूज नहीं है. ओके, बट जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, ओके, ट्रेड सीक्रेट encompasses both technical information such as test, data, design, and commercial information such as list of supplier, clients, advertisement. Okay, कोई भी टेस्ट है, डिजाइन है, डेटा है, ओके, क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन है, सप्लायर की इंफॉर्मेशन है, वो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन, जो एक कंपनी नहीं चाहती किसी सेकंड पर्सन को देना. ओके, वो सारी की सारी किसमें आएंगे, आपकी ट्रेड सीक्रेट्स में आती है. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल डिजाइन. Industrial design registration is a form of intellectual property protection available to protect the unique appearance of the project. Okay? अगर आप देखेंगे तो आपके जो कॉम्पिटिटर है उनका प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंशिएट है. ओके, किस चीज में, प्रोडक्ट में. आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से. वो किस चीज में डिफरेंट हो सकता है, अपीयरेंस में डिफरेंस है. ठीक है, आपकी शेप अलग है, साइज अलग है, तो वो सारे के सारे आप किसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने इंडस्ट्रियल डिजाइन में. उस अपीयरेंस को, अपने प्रोडक्ट की अपीयरेंस को आप इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इट इज फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द विजुअल फीचर्स. जब हम इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करेंगे, ये जो आपके विजुअल फीचर्स हैं, आपके प्रोडक्ट के जो विजुअल फीचर्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन का यूज किया जाता है. ठीक है, इसमें आप डिजाइन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शेप, पैटर्न प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर दीज फीचर्स. ओके, फॉर एग्जांपल एन इंडस्ट्रियल डिजाइन कुड बी प्रोटेक्ट एन ओरिजिनल शेप and configuration of shoe or a pattern of a tablecloth. Okay. Next, geographical indication. Geographical indication is a sign used on product that have a specific geographical origin and possess quality or a reputation that are due to that origin. Okay. Geographical indication में वो सारे के सारे प्रोडक्ट आते हैं जो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ग्रो होते हैं. सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल लेते हैं दार्जिलिंग टी. दार्जिलिंग टी किसमें है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर आ रही है, कम्स अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन. ओके, जीओआई का टैग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है जो उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हो रही है, एंड वो क्वालिटी और रेपुटेशन क्या कर रही है, शो कर रही है उस पर्टिकुलर ओरिजिन की. ओके, जो हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं उसमें भी हम कैटेगरी करते हैं, प्रोडक्ट कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट वन इज हैंडीक्राफ्ट. ओके, सेकंड वन इज फूड आइटम पे हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड कराते हैं. वाइन एंड ड्रिंक्स पे हम प्रोवाइड कराते हैं. ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड होता है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे एग्जांपल बासमती राइस, इस पे भी क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड होता है. जियोग्राफिकल इंडिकेशन उस पर्टिकुलर रीजन में जो ग्रो हो रही है क्रॉप्स, या कोई पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग हम ले सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स में, वो भी क्या है, एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मधुबनी पेंटिंग को क्या हुआ, मिला हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट वन, नीड ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. बात करी हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, टाइप्स ऑफ intellectual property. Now come to the point, need. Why we protect our intellectual property? क्यों हमें जरूरत है अपनी intellectual property को protect करने? First one is incentive for innovation. Incentive for innovation. First one is incentive for innovation.
ओके, जब कोई इन्वेंशन कर रहा है, कोई क्रिएशन कर रहा है, ओके, he used his time, effort, money, resources उस क्रिएशन को क्रिएट करने के लिए, उस इन्वेंशन को करने के लिए. ओके, सो the protection of intellectual property rights provide the exclusive incentive to the individual or organization to invest time, efforts and resources into research and development leading to the innovation across various sectors. तो जब आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है किस चीज के लिए, इनोवेशन के लिए. सेकंड वन इज प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट. Okay, protect the investment. Second is, okay, it ensure that they can reap the benefit. They means the creator, the investor. Okay, it ensure that they can reap the benefit of their investment without fear of unauthorized copying by the others. Okay, protecting the investment means अगर आपने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ओके प्रोटेक्ट किया हुआ है थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ आप ही ले सकते हैं. अनऑथोराइज्ड कोई उसको यूज नहीं कर सकता, अनऑथोराइज्ड कोई उसको लाइसेंस के थ्रू सेल नहीं कर सकता, उसको कॉपी नहीं कर सकता. ओके, तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है आपकी इन्वेस्टमेंट को, जो आपने इन्वेस्ट किया है. हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में R&D डेवलप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है. वो क्या करते हैं, उनका जो बेसिक पर्पस है वो रिसर्च करना है. ओके, और रिसर्च करते हैं, वो क्या करते हैं, फिर क्रिएट करते हैं, कुछ फॉर्मूला क्रिएट कर लिया, कोई उन्होंने साइंटिफिक फॉर्मूला या कोई मेडिसिन का फॉर्मूला उन्होंने क्रिएट कर लिया, क्या वो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसमें. ओके, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है आपकी इन्वेस्टमेंट को. नेक्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. Promotion of economic growth means they encourage the commercialization of new ideas, leading to creation of new industries, job opportunity and increased competitiveness in global market. Okay, economic growth, जितनी नया इनोवेशन होगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप होगी. ओके, और ये सब मिलकर किसके लिए ग्रो कर रहे हैं, हमारा जो कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसमें हेल्प करता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट. नेक्स्ट वन इज एनकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट. ओके, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट प्रोटेक्ट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, encouraging creator to produce new content. New content means encouraging of creativity. अगर आपने कुछ क्रिएट किया, आपने कुछ नया इनोवेशन किया और आपको लग रहा है कोई सेकंड पर्सन उसको कॉपी कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, ओके, तो आप क्या होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे उसको क्रिएट करने के लिए, उस इन्वेंशन को इन्वेंट करने के लिए. ओके, तो अगर आपको ये पता है एक राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो आपकी क्रिएशन को, जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप एंकरेज होंगे और ज्यादा क्रिएशन करने के लिए, और ज्यादा इनोवेशन करने. आपको पता है कि आपने जो रिसर्च करी है, आपने जो प्रोसेस बनाया, आपने जो फॉर्मूला बनाया, आपने जो डिजाइन बनाया, आपने जो मशीन बनाई, कंपोजिशन आपने बनाया, मूवीज आपने बनाई है, ठीक है, उनके राइट्स आपके पास ही है, आप लोग को यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं उसको. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आप अगर आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा रहे हैं, ओके, तो लीगली आप केस कर सकते हैं किसी सेकंड पर्सन पे जिसने क्या किया, कॉपी किया, इन्फ्रिंजमेंट किया आपकी इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का. ओके, फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. ओके, अभी हम बात करते हैं लाइसेंसिंग प्रोवाइड कराने के. अनऑथोराइज्ड लाइसेंसिंग. ओके, एक होते हैं अनऑथोराइज्ड लाइसेंसिंग, एक होती है ऑथोराइज्ड लाइसेंसिंग. अनऑथोराइज्ड में क्या कर रहा है, कोई सेकंड पर्सन हमसे बिना कंसेंट के हमारा जो इन्वेंशन है, जो हमारी क्रिएशन है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, उसको फर्दर सेल कर रहा है, दैट इज अनऑथोराइज्ड. ओके, ऑथोराइज्ड यूज में हम क्या कर रहे हैं, हम अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं सॉफ्टवेयर्स का. ओके, सॉफ्टवेयर भी क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. ओके, सॉफ्टवेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो भी क्या है, कोडिंग के थ्रू राइट अप होता है.
सॉफ्टवेयर के क्या है लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि और लोग ऑर्गेनाइजेशंस उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को क्या करें यूज कर सके, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, उनको पता है कि अगर किसी ने मेरे लाइसेंस ओके जो लाइसेंस मुझे मैंने सेकंड पर्सन को दिया है तो उसने फर्दर किसी और को फॉरवर्ड किया तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके अगेंस्ट क्या कर सकता हूँ केस कर सकता हूँ। ओके, सो intellectual property rights also help in fostering collaboration and technology transfer. And last one is consumer protection. Consumer protection, intellectual property protection help ensure the quality and authenticity of product and services by enable consumer to identify genuine product okay from information and counterfeits. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम बात कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि कोई भी मेरा प्रोडक्ट है कॉपी नहीं कर सकता, डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बना सकता मेरे प्रोडक्ट का, तो कस्टमर को क्या है एक अच्छा क्वालिटी और ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड होता है। सो इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंज्यूमर आल्सो। ओके, नेक्स्ट international trade and investment. Okay, they provide assurance to investor and business that their intellectual property will be safeguarded in foreign market. Okay, हम ट्रेड सबको पता है ट्रेड क्या होता है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, जब हमने कोई मशीनरी बनाई वो हम क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डर रहता है, फिर हमारे माइंड में रहता है कि जिस कंट्री में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कभी वो मेरे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो मशीन है, जो डिजाइन है उसको कॉपी ना कर ले। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस चीज को भी क्या करती है प्रोटेक्ट करती है और क्या करती है एनकरेज करती है किस चीज के लिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, एंड लास्ट वन इज पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या आएगा, ओके जो भी मेडिसिन है वो किसी न किसी फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूले से बनती है, किसी न किसी केमिकल का, किसी न किसी सार का क्या है कॉम्पोजिशन है। ओके, इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है प्रोटेक्ट किया गया है। और पब्लिक हेल्थ, अगर हमारे मुझे पता है मैंने जो मेडिसिन बनाई है, मेडिसिन का फॉर्मूला बनाया है वो क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू क्या है प्रोटेक्टेड है, तो मैं और मोटिवेट हूँ ज्यादा से ज्यादा और रिसर्च करने के लिए। जो भी जैसे कैंसर है, कैंसर की आज के टाइम में कैंसर की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ओके, तो अगर मुझे ये पता है कि मैंने कैंसर की मेडिसिन, क्योंकि मैंने अपना मनी, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स के मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने कैंसर की मेडिसिन या किसी डॉक्टर ने कैंसर की मेडिसिन क्या है ढूंढ ले, निकाल ली, फाइंड कर ली, ओके, उसको ये पता कि हाँ उसके राइट्स जो है मेरे पास ही है, मैं उसको फर्दर सेल कर सकता हूँ, उसको यूज कर सकता हूँ, ओके, और उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो वो क्या होगा एनकरेज होगा वो किस के लिए इनोवेशन करने के लिए, नई नई जो बीमारी है उनको क्या कहते हैं डायग्नोज करने के लिए, उनके लिए मेडिकेशंस लेके आने के लिए, तो ये भी हेल्पफुल है किसके पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट लिमिटेशंस। हर चीज का एडवांटेजेस है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होता है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट द लिमिटेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फर्स्ट वन इज कॉस्ट। कॉस्ट में कुछ ना कुछ कॉस्ट इंक्लूड होती है, हम कुछ भी इन्वेंशन कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएशन कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट क्या है आपकी इंक्लूड होगी। ओके, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क कैन बी एक्सपेंसिव, स्पेशली फॉर इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेसेस। ओके, हर जब आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा रहे हैं रजिस्टर ऑफिस में जाकर, तो कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन फीस उसमें इंक्लूड होती है। ओके, जब आपने इन्वेंशन करी तब उसमें कुछ ना कुछ मनी एफर्ट्स इंक्लूड है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कॉस्ट आती है, कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है जब आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं प्रोटेक्ट करा रहे हैं। Second one is complexity. Complexity means the legal framework surrounding intellectual property can be highly complex and difficult to navigate. Okay, particular without legal expertise. Okay, अगर आपको लॉ के बारे में नहीं पता है, अगर आपको लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है कि मैं कहाँ पे जाकर अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर कराऊं, तो क्या होगा वो प्रोसेस आपके लिए क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, इसके लिए आपको क्या है लीगल एडवाइजर की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके,
Next one is time. Obtaining and enforcing intellectual property rights can be a lengthy process. For example, obtaining a patent often involve several years of examination and review. टाइम इंक्लूड होता है जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ओके, उसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. पेटेंट, अगर हम पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक पेटेंट को रजिस्टर होने के लिए 3 to 4 years लग जाते हैं. तो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है. उसमें ये भी होता है कि उसमें पहले एग्जामिनेशन होता है कि आपने जो पेटेंट कराने जा रहे हैं आप, वो जो 3 क्राइटेरियाज हमने पेटेंट के पढ़े थे, नोवेल, नॉन ऑब्वियस एंड इंटरेस्टेड एप्लीकेशन, क्या उनको फुलफिल कर रहे हैं. फिर एग्जामिनेशन होता है उसका कि आपने जो पेटेंट, जो आप रजिस्टर करा रहे हैं पेटेंट, वो ऑलरेडी पेटेंटेबल, किसी और ने पेटेंट तो नहीं कराया हुआ, ओके, वो किसी का कॉपी तो नहीं है, वो आपने किसी का चुराया हुआ तो नहीं है, क्या उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो आप दिखा रहे हैं, क्या वो रियल में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसका. तो ये सब क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. ओके, नेक्स्ट वन इज geographical limitations. Okay, intellectual property rights are typically territorial, meaning the protection only extends to the jurisdiction where the rights are granted. Means geographical limitations है आपकी, जो आपको intellectual property के rights, जो आपको copyrights, जो आपने अपनी innovations के copyright provide किए हुए हैं, जो आप प्रोवाइड कराए हुए हैं, पेटेंट के लिए आपको राइट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, वो क्या है, जियोग्राफिकल लिमिटेशंस के अंदर आते हैं. ठीक है, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे अपने प्रोडक्ट का पेटेंट लगाने के लिए, तो उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो क्या होंगे, वो अलग होंगे. तो जियोग्राफिकल लिमिटेशंस एक क्लोज जो है वो रहता ही रहता है किसी चीज में, लिमिटेशंस में आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए. एंड लास्ट वन इज एनफोर्समेंट. एनफोर्समेंट मींस even the strong intellectual right in place, enforcing those rights can be difficult. Okay, enforcement means कहीं ना कहीं अगर हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बन गए, बट कहीं ना कहीं वीक पॉइंट रह जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारा किसका रीजन बनता है, इन्फ्रिंजमेंट का, कि लोग कहीं ना कहीं क्लोज होता है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं. So these are the limitations of our intellectual property rights. Now come to the point, the international organization responsible protection of intellectual property. इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से जो अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशंस है, जो क्या करते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड वन इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. Next one is IMTA, International Trademark Association, EPO, European Patent Organization, and last one is United International Bureaus for the Protection of Intellectual Property. तो इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, इंटरनेशनल कन्वेंशन. ओके, अभी हमने जो किया है, जो हमने टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किए, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क, ओके, इनका सिर्फ हमने ओवरव्यू लिया है. ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, ओके, इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इनका इन्फ्रिंजमेंट क्या है, इनका प्रोटेक्शन क्या, ड्यूरेशन क्या, कितना टेन्योर है इनका प्रोटेक्शन का. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, इंटरनेशनल कन्वेंशन. आज हम इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे. कन्वेंशन जो टर्म है, कन्वेंशन का मतलब होता है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो फर्स्ट वन इज पेरिस कन्वेंशन, सेकंड वन इज बर्न कन्वेंशन, मैड्रिड कन्वेंशन, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन एंड वियना कन्वेंशन. ये सारे के सारे कन्वेंशन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती है इंटरनेशनल लेवल पे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन. ओके, पेरिस कन्वेंशन 1883. ओके, इसके पीछे एक बेस है. 1870 में एक कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में, जिसमें बोला गया कि सारे के सारे जो भी लोग जो इनोवेशन कर रहे हैं, जो इन्वेंशन कर रहे हैं, वो सारे के सारे इस कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. पेरिस में 1817 के नियर अबाउट ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. ओके, बट आफ्टर द कॉन्फ्रेंस इट वाज एनालाइज्ड दैट कि लोगों ने पार्ट नहीं लिया उस कॉन्फ्रेंस में. और जब एनालाइज किया गया कि क्या रीजन रहा उसके पीछे कि लोगों ने उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसका रीजन निकल के आया कि सबके अंदर एक फियर था, एक डर था कि अगर वो अपनी क्रिएशन को
अपनी इनोवेशन को, जो भी उन्होंने इन्वेंट करी है, इन्वेंशन को अगर वो प्रेजेंट करेंगे कॉन्फ्रेंस के अंदर तो कॉपी होने का डर है, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट का डर है, कोई इसको चोरी कर सकता है, उनके आइडियाज को, उनके डिजाइन को क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है, तो फियर कहीं ना कहीं था, ठीक है। तो उसको बेस रखते हुए उस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है उसको बेस रखते हुए फर्स्ट कन्वेंशन आई थी 1883 में, दैट इज पेरिस कन्वेंशन। ओके, पेरिस कन्वेंशन बेसिकली इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको प्रोटेक्ट करने के पर्पज से क्या किया था, बनाया गया था। पेरिस कन्वेंशन वाज साइंड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 11 कंट्रीज ऑन मार्च 20th 1883। ओके, 1883 में 11 कंट्रीज के थ्रू 11 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बनाई गई थी आपकी पेरिस कन्वेंशन। ओके, which become effective on 7th March in 1884। ओके, ये कन्वेंशन 20 मार्च 1883 को हुई थी, बट इफेक्ट एनफोर्समेंट में आई थी 7 मार्च 1884 को। ओके, द कन्वेंशन आल्सो नोन एज पेरिस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कन्वेंशन। ओके, बाद में इसमें रिवीजन हुए, रिवीजन इसमें ब्रुसेल में 1900 में, हेग में 1911, वॉशिंगटन 1925, लंदन 1934, लिस्बन 1958, स्टॉकहोल्म 1967। ये सारे के सारे क्या है, जो हमारे पेरिस कन्वेंशन है इसमें अमेंडमेंट हुए, इसमें क्या हुआ, चेंजेस हुए, अमेंडमेंट किए गए इन ईयर्स में और इस जगह पर। नाउ कम टू द पॉइंट, इंडिया deposited its instrument of accession to the Paris Convention for the protection of industrial property on 7 September 1998 को। ओके, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया ने 7 सितंबर 1998 को, ठीक है, अपना व्यू रखा कि मैं पेरिस कन्वेंशन का पार्ट बनना चाहता हूँ, और 7 दिसंबर 1998 को जो इंडिया है वो पेरिस कन्वेंशन का पार्ट बन गया। ओके, next, the types of IPR covered or protected in the convention। कि हम जब पेरिस कन्वेंशन की बात करें तो कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखिए जब हम सारे कन्वेंशंस की बात करेंगे, जो मैड्रिड कन्वेंशन है, जो नेपाल कन्वेंशन है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक कन्वेंशन है हमारी, ठीक है, जो ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट कर रही है, एक कन्वेंशन हमारी कॉपीराइट को प्रोटेक्ट कर रही है, एक कन्वेंशन हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी इन्वेंशन है उसको लेकर प्रोटेक्ट कर रही है। तो जब हम पेरिस कन्वेंशन की बात करेंगे, पेरिस कन्वेंशन is basically protect the various form of intellectual property such as patent, utility models, industrial design, trademark, service mark, trade name, indications of sources। मींस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसका यूसेज हो सकता है इंडस्ट्री में, वो सारे के सारे प्रोटेक्ट है आपके इसके अंदर पेरिस कन्वेंशन के अंदर। ओके, और जो पेरिस कन्वेंशन का मेन उसको बनाने का जो मेन रीजन था, दैट इज द अनफेयर कंपटीशन। मींस अगर किसी ने आपका इन्वेंशन देख लिया, किसी ने आपकी क्रिएशन देख ली, ठीक है, तो उसको क्या करना, कॉपी ना कर सके, उसको यूज ना कर सके। ओके, एंड लास्ट वन इज टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज लाइक वाइन, तंबाकू, कैटल, मिनरल एंड फ्लावर्स। ओके, ये बेसिक पर्पस थे किस चीज के, आपके पेरिस कन्वेंशन के। ओके, now come to the point, basic principles of the convention। 3 basic principles की बात की गई है पेरिस कन्वेंशन में। फर्स्ट वन इज नेशनल ट्रीटमेंट, सेकंड वन इज राइट टू प्रायोरिटी, एंड थर्ड वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट। फर्स्ट वन इज आपका है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट हमारे आर्टिकल, पेरिस कन्वेंशन के आर्टिकल 2 और 3 में नेशनल ट्रीटमेंट का डिस्कशन हुआ है। नेशनल ट्रीटमेंट में क्या हुआ है, एज पर दिस प्रोविजन अ स्टेट shall not discriminate between its own nationals and the nationals of all the contracting parties in the term of content of the IPR। okay? इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी, देखिए कन्वेंशन के अंदर क्या है, जब हम पेरिस कन्वेंशन की बात करेंगे तो पेरिस कन्वेंशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज, अगर आपको अपनी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है, अपनी इंडस्ट्रियल इन्वेंशन जो है प्रोटेक्ट करानी है पेरिस कन्वेंशन के अंदर, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज है उसमें आपको हर जगह अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हर कंट्रीज में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ठीक है। तो जब हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, फर्स्ट में नेशनल ट्रीटमेंट में बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी कंट्री का इन्वेंशन, ठीक है, जिसकी वो क्रिएशन, जो इसकी कोई इन्वेंशन है, वो हमारे यहाँ पे आकर, ठीक है,
प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हमें उसको सेम ट्रीटमेंट देना है जैसे हम ट्रीटमेंट अपने किसको देते हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, ठीक है। हमने उनसे क्या करें, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि अच्छा हाँ ये तो बाहर वाला है, ये तो दूसरी कंट्री का है, तो हम उसे क्या करें, भेदभाव करें, डिस्क्रिमिनेट करें किस चीज में, उसको राइट्स प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। जो भी टर्म्स रहेंगे, जो रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, जो भी कंटेंट है, जो भी क्लॉज है, जो भी फीस जो है वो चार्ज की जाएगी, वो क्या सेम की जाएगी किससे, जो फॉरेन का है और जो हमारा होम कंट्री में जो क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए, ओके। नेक्स्ट वन इज आपका है राइट टू प्राइवेसी। Article 4 of the Paris Convention speaks about the right to privacy in matters of industrial property protection. Article 4 Paris Convention है, उसमें मेंशन है किस चीज के बारे में, right to privacy. As per this principle, the date of application in one member country would be deemed to be the date of application in other member countries. Okay, इसमें मतलब अगर किसी इंडिविजुअल ने एक कंट्री में अप्लाई कर दिया, उसके बाद वो दूसरी कंट्री में अप्लाई करने जा रहा है, तो उसकी डेट क्या कौन सी वाली कंसीडर होगी, फर्स्ट वाली। जब उसने फर्स्ट कंट्री में अप्लाई किया है, वही डेट जब वो सेकंड कंट्री में अप्लाई करने जा रहा है, तब वो डेट कंसीडर होगी, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर सपोज कीजिए मैं किसी कंट्री में रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा हूँ, मैंने एक कंट्री में अपना पेटेंट रजिस्टर करा लिया, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने अपनी एक कंट्री में रजिस्टर करा ली। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये XYZ कंट्री है, इसमें भी मैं अपनी जो इन्वेंशन है उसको क्या करा लूँ, पेटेंट करा लूँ, ठीक है। उसके बाद वहां पर भी उस वाली कंट्री में भी कुछ ना कुछ लोग होंगे जो क्या कर रहे हैं, अपनी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करा रहे हैं, उन्होंने क्या करा होगा, पेटेंट के लिए अप्लाई किया होगा। जब हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि पेटेंट लेना एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। बट इसमें जो आपको राइट टू प्रायोरिटी है, उसमें अगर आपने किसी एक कंट्री में पहले अप्लाई किया हुआ है, आपको पेटेंट मिला हुआ है, तो दूसरी कंट्री में आप जब अप्लाई करेंगे आपको मिलेगी प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक कंट्री में अगर आपने सपोज कीजिए टुडे इज 27, ओके, अगर आपने किसी और कंट्री में जाकर आज से 6 महीने बाद क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंसीडर क्या होगा, आज की डेट ही कंसीडर हो गया, ओके। लास्ट वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट मींस आर्टिकल 4A provides the details provision for the applicable rules relating to the claiming the priority, ठीक है। जब हम रूल आर्टिकल 4A की बात करें तो किसका था, आपका राइट टू प्रायोरिटी को क्लेम करने का था, ओके। एंड आर्टिकल 4BIS ऑफ द कन्वेंशन talks about the independence of patent, okay. Independence of patent means patent are strictly territorial and the development to the patent in other countries, it not itself a ground for changing patent grant in the third country। मतलब अगर आपने एक कंट्री में अप्लाई किया अपने इन्वेंशन को, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए कंट्री में अप्लाई किया, ओके, उस कंट्री में आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई है, तो दूसरी कंट्री जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये बेस, ये ग्राउंड रखकर नहीं कर सकते कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उस कंट्री में रिजेक्ट हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या इंडिपेंडेंस है, दूसरी कंट्री ने आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, उसका इम्पैक्ट आप जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं किसी और कंट्री में उसमें नहीं पड़ेगा, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट, असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ असेंबली। The union has the assembly of those countries which are bounded by article 13 to 17, okay, of the convention। 13 to 17 जो आर्टिकल है हमारे पेरिस कन्वेंशन का, ठीक है, इसमें जो भी कंट्रीज आती हैं वो क्या है, उन्होंने मिलकर क्या बनाया है, असेंबली बनाई हुई है। The government of each member countries which is a member of the assembly, okay, is representative by the one delegate who may be assist by the alternate delegate and the advisor and expert, okay। Now come to the point, member to the convention। कोई भी कंट्री इस कन्वेंशन की मेंबर किस तरह से बन सकती है, 1883 में ये कन्वेंशन आई थी,
बट एट प्रेजेंट अगर कोई कंट्रीज की मेंबर नहीं है तो उसको इस कन्वेंशन का पार्ट बनना है तो वो किसी तरह से इस कन्वेंशन का पार्ट बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 of the Paris Convention, any country outside the Union may accede to this act and thereby become a member of the Union. Okay, instrument of accession shall be deposited with the Director General. ओके कोई भी कंट्री जो पेरिस कन्वेंशन के डायरेक्टर जनरल है उनकी कंसेंट से क्या कर सकती है, उनकी परमिशन से क्या पेरिस कन्वेंशन की मेंबर